आइए अब आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि किन किन शहरों में जो प्रैक्टिस किया जा रहा है, मॉक ड्रिल किया जा रहा है, उसकी रिहर्सल्स की तैयारी आज दिन भर हुई, सब कुछ हुआ, इसका अर्थ क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ये पूरी रिपोर्ट देखिए जरा। सिविल डिफेंस ने जो है तैयारी आज से शुरू कर दी है, रिहर्सल शुरू कर दिया है। आप अगर सायरन्स की आवाज सुनेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके के सायरन्स जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त तो यहाँ पर सायरन्स बजे हैं और सायरन्स बजने के बाद कैसे निवासी खुद को लेट कर जगह और आंखों देख किस तरह जो पोजीशन ली गई है, कुछ यही पोजीशन, यही वो मानक हैं जो लेने पड़ेंगे और फिर खुद को वो बचा पाएंगे। यानी कि अगर खतरा होता है तो किस तरीके से लोगों को बचाया जाएगा, ऐसे कुछ इस तरीके से सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो आम नागरिकों को बचाएंगे। देखिए किस तरीके से दोनों कंधों से रोका गया लोगों को और उठाया जा रहा है बाकायदा। आग लगने पर कैसे बचाया जाएगा वो तस्वीर देखिए आप, सामने आग लगी है, सपोज सामने दिखाइए, सामने आग लग गई है, अब वो यहाँ बचाने आ रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर बचाया गया, यानी कि सिविल डिफेंस के लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर आग से बचाया। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद हर जगह और उसके साथ साथ कश्मीर में भी जो सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स की टीम है एक्टिवेट हो गई है। इस वक्त हम डल झील के किनारे हैं और अब जैसे आप देख सकते हैं ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम्स हैं जो कि यहाँ पे मॉक ड्रिल कर रही हैं, अलग अलग सिचुएशंस सिमुलेट कर रही हैं, बना रही हैं, जिसमें ड्राउनिंग, जिसमें जो है बोट कैप्साइज और बाकी जो हो सकते हैं सिनेरियो जंग में, वो सारा जो है उनका आज मॉक ड्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं। डल लेक कितना जल्दी कश्मीर में चीजें बदल सकती हैं। 15 दिन पहले यहाँ आपको सिर्फ शिकारे मिलते, टूरिस्ट खचाखच और सैकड़ों तकरीबन 200-300 शिकारा जो है पूरे दिन डल लेक में घूम रहे होते थे, लेकिन आज कोई शिकारा नहीं। हालात कुछ इस तरीके से बदले हैं कि सिर्फ आपको सायरन मिलेंगे, एसडीआरएफ की टीम्स मिलेंगी और मॉक ड्रिल्स मिलेंगी। तो आप समझे आज दिन भर क्या हुआ है। युद्ध की तैयारी के लिए देशवासियों को जो मॉक ड्रिल करवाई जा रही है उसमें भारतीयों को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कई लोग, खासतौर पर परिवारों में बच्चे भी आकर पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, बल्कि ये वक्त है खुद को हर परिस्थिति के लिए बस तैयार रखने का। तो आप परिवार में भी अगर आपके तमाम लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सिर्फ इतना समझाइए कि हमें तैयार रहना है। और तैयारी के लिए ये मतलब कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसका हम मॉक ड्रिल करते हैं वो ऐसा होता है कि बद से बदतर स्थिति में ऐसी परेशानी आ सकती है। इस मॉक ड्रिल से अब देश की जनता को पता चल गया है कि भारत कुछ बड़ा प्लान करना चुका है। अब बारी है देश के लोगों की तैयारी की। ऐसे में हम मॉक ड्रिल पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर देश की जनता का जवाब होगा। तैयारी जितनी पक्की होगी, जंग में पाकिस्तान उतनी ही जल्दी टूटेगा। हर देशवासी को वहां देखिए क्या हो रहा है, अपनी सरकार को, अपनी सेना को लोग गाली दे रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, आटा वाटा जो उन्होंने बचाया था वो भी चोरी हो रही है। और इधर क्या हो रहा है, हर देशवासी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहा है और निर्देशों का पालन करके युद्ध के खतरे वाली स्थिति के लिए खुद को तैयार करने के लिए हर नागरिक सामने आ रहा है। ऐसे में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि युद्ध के खतरे वाला सायरन बजने के बाद आपको क्या करना है। आमतौर पर जो एलओसी के पास रहने वाले लोग हैं उनको खुद को बचाने की तकनीक पता होती है। उनके घरों में बंकर्स बने होते हैं। युद्ध की स्थिति में सीज फायर वायलेशन के वक्त वो उन्हीं बंकर्स में जाकर छिप जाते हैं। लेकिन आपके और हमारे जैसे लोगों को ऐसी परिस्थिति की आदत नहीं है। जाहिर तौर पर यह भी मुमकिन है कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तानी एयरफोर्स भी हमारे कई शहरों पर बमबारी करे। दिल्ली, मुंबई या देश के किसी भी शहर के ऊपर बमबारी होती है, खतरे का सायरन बजता है, तो उसके बाद क्या, उसके बाद करना क्या है, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको युद्ध के खतरे वाला सायरन सुनाई देता है तो आपको घबराना नहीं है। ये सच है कि एक आम शहरी के लिए ये सब आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि सायरन की आवाज़ से डरे नहीं बल्कि सावधान हो जाए। सबसे पहले क्या होना है, सावधान होना। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी हमने देखा था कि जब भी फाइटर जेट से हमला हो या रॉकेट और मिसाइल से अटैक की स्थिति में
एयर रेड वार्निंग सायरन्स बजाए जाते थे। एयर रेड वार्निंग सायरन के दो संकेत होते हैं। पहला, अगर लंबे समय तक सायरन बजता है तो इसका मतलब है खतरा। अगर कुछ कुछ सेकंड्स के लिए सायरन बजता है और बंद हो रहा है तो इसका मतलब है खतरा टल गया है। तो युद्ध की स्थिति में जैसे ही आपको लंबे समय तक सायरन की आवाज सुनाई दे, चौकन्ने हो जाइए, तय की गई सुरक्षित जगह पर चले जाइए, तब तक बाहर ना आए जब तक सायरन से खतरा टलने के संकेत ना मिले। आप जहां कहीं भी रहते, पहले तो वहां की सबसे जो सुरक्षित जगह है उसको आप तलाशिए। आपको पता करना है सबसे सुरक्षित जगह है। ये ऐसी जगह होनी चाहिए जिसका टारगेट करना आसान ना हो। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि सुरक्षित जगह क्या हो सकती है, हम आपको बताएंगे। अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो जो अंडरग्राउंड कार पार्किंग है एक सुरक्षित जगह हो सकती है। हमले की स्थिति में इमारतों पर रॉकेट अटैक किए जा सकते हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड पार्किंग है उन पर सीधा हमला करना मुश्किल है। अगर आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जो जिसमें एक बेसमेंट है तो आपके लिए सुरक्षित जगह है। आप टीम बनाकर किसी एक व्यक्ति के बेसमेंट में सुरक्षित रहने की योजना भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में बेसमेंट नहीं भी है पर आपके पड़ोसी ने बनाया तो आसपास के जितने लोग हैं उनको आप बेसमेंट में अपने साथ रख सकते हैं। अगर आपके घर के पास किसी सड़क के नीचे अंडरपास बना है तो ये भी सीधे हमले से बचने की सुरक्षित जगह हो सकती है। अगर आपके घर के पास किसी हाईवे पर टनल है तो ये भी सुरक्षित जगह है। अगर आप किसी मेट्रो स्टेशन के पास रहते हैं तो मेट्रो की अंडरग्राउंड टनल भी एक सुरक्षित जगह है। जब तनाव बढ़ता है तो दुश्मन की कोशिश होती है कि वो बड़े शहरों को निशाना बनाए, मिलिट्री एसेट्स को निशाना बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए। और ऐसी स्थिति में शहरों के लोग क्या कर सकते हैं? चूंकि भारत में इस तरह के प्राकृतिक रूप से बंकर नहीं है, एक बड़ा शेल्टर हो सकता है इवैक्यूएशन के बाद लोगों को सुरक्षित ले जाने के लिए, वो है मेट्रो प्रोजेक्ट्स। जहां जहां पर भी मेट्रो हैं और ऐसे में उसके जो अंडरपास हैं, बेसमेंट है या जो मेट्रो की पूरी सुरंग है वो इतनी मजबूत होती है सुरक्षा की दृष्टि से कि यहाँ पर बड़े बड़े चाहे बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, रॉकेट हों, शॉर्ट रेंज रॉकेट्स हों या लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हों, उनके असर को यहाँ न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। लेकिन ऐसी जगहों पर कि नहीं, बल्कि मेट्रो के पूरी भीतर, टनल के भीतर। और इसीलिए कोशिश ये रहेगी कि जो इवैक्यूएशन हो ऐसी स्थिति में जहां पर तनाव और अगर वहां मेट्रो परियोजनाएं हों तो तुरंत स्थानीय नागरिकों को बड़ी संख्या में मोबिलाइज करके तुरंत शेल्टर होम्स में भेजा जा सके। और ऐसे मेट्रो के जो टनल हैं, जो अंडरपास हैं, जो सबवे हैं, वो एक नेचुरल शेल्टर का काम करेंगे जो किसी भी हवाई हमले को, चाहे फाइटर जेट से फायर किए जाने वाले रॉकेट्स हों या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स हों जो दूर से आती हैं, अगर वो गिरती हैं, उनका एक्सप्लोजन होता है तो उसका इम्पैक्ट बेहद कम होगा और उस इम्पैक्ट से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता है। ऐसे में मेट्रो एक बड़ी लाइफलाइन जो आमतौर पर हमारे लिए बनी हुई है, जिसमें हम अपनी दिनचर्या हमारी बीतती है सुबह दफ्तर जाने से लेकर शाम को घर जाने तक, अगर युद्ध की स्थिति आती है और दुश्मन हमला करता है तो उस प्रोजेक्टाइल से, उन रॉकेट से, उन मिसाइल से बचने के लिए इस तरह के मेट्रो के जो सबवे हैं, जो बेसमेंट हैं, जो मेट्रो की टनल है, वो एक प्राकृतिक कवर, सुरक्षा कवच का काम कर सकती हैं, जहां इवैक्यूएशन के दौरान लोगों को बड़ी संख्या में रखा जा सकता है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां ये सारी चीजें नहीं हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहें, कोशिश करें कि किसी मजबूत मेज या बेड के नीचे छिपकर अपने सिर पर चोट लगने से बचे आएं और कानों को ढककर धमाके के शोर से आप बचा सकते हैं। और यही ट्रेनिंग में भी तस्वीरें सामने आई। हो सकता है, होने वाला नहीं है, हो सकता है, और अगर हो गया तो, और अगर नहीं हुआ तो ये ट्रेनिंग को नुकसानदायक थोड़ी है। ये तो आपको नागरिकता सिखा रही है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रही है, एक अच्छा साथी, एक अच्छा पड़ोसी बनने की सिखा रही है। सो मैं समझती हूँ इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी की क्वालिटी को इंप्रूव कर रही है। और जब देश में आधी लोग युवा है, हर व्यक्ति को सिविल डिफेंस, हर यूथ को एक सिविल डिफेंस का वॉलंटियर बनना चाहिए इस देश में, हर यूथ को, और सर्टनली बॉर्डर लाइंस को। लेकिन इस युद्ध में कोई बॉर्डर नहीं है, क्योंकि मिसाइल्स आर क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, न्यूक्लियर वॉर्स इज कवरिंग द एंटायर स्काई। तो ये लिमिटेड नहीं है, ये कोई लिमिटेड नहीं है वॉरफेयर कि सिर्फ बॉर्डर तक ही रहेगा। तो इसलिए सारा देश हमारा इस वक्त वल्नरेबल है। इस मतलब हर देश का वासी वल्नरेबल है। तो इसलिए जब हर देश का वासी वल्नरेबल है तो उसकी बनती है देश की रक्षा करना। जैसे हमारे एयरफोर्स, नेवी और लैंड फोर्सेस बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, अब हमारा कर्तव्य है पुलिस के साथ मिलके, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ मिलके, एनसीसी कैडेट हो, एनएसएस कैडेट हो, सिविल डिफेंस वॉलंटियर हो, होम गार्ड हो, कोई भी और सुरक्षा संगठित हो,
आपकी मार्केट एसोसिएशन हो, RWA हो, सबको मिलके अब अपने आप को एक नागरिकता की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ताकि हम अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो। और ये देश ना दोष नहीं दे, अब सरकार को दोष नहीं दे, हमको बताया नहीं, हमको तैयार नहीं किया। दरअसल हमने किरण बेदी से इसलिए बातचीत की कि ना वो सिर्फ पहली महिला IPS अधिकारी हैं, बल्कि वो सिविल डिफेंस में बहुत काम कर चुकी हैं। और उनसे प्रश्न मैंने किया था कि क्या युद्ध हो सकता है, उनकी पहली लाइन ये थी कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।